मैं आशीष राजपुरोहित वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लेब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम कक्षा 9th के लिए एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जीवों में विविधता। हमने इसके 5 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका भाग नंबर 6 डिस्कस करेंगे। यदि मैं पिछले 5 भागों को एक साथ समेटूं या उनकी एक समरी बनाऊं तो उनमें हमने वास्तविकता में जीव विविधता होती क्या है, यूएनईपी के अनुसार उसकी परिभाषा क्या है वो सीखा। फिर हमने वर्गीकरण का जो आधार क्या होता है, मतलब वैज्ञानिकों को किन किन आधारों पर वर्गीकरण की बातें रखी, जिनमें से हमने कुछ वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा। अरस्तु साहब आए, लीनियस साहब, कोल्ड वॉस, अर्नेस्ट हेकल, आर.एच. व्हीटेकर, इनके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी। और फिर हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा आर.एच. व्हीटेकर साहब को। इन्होंने पंचजगत अवधारणा दी जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनको हमने मोटा मोटा सा पढ़ लिया। हमने मोनेरा को पूर्ण रूप से पढ़ लिया, प्रोटिस्टा को पढ़ लिया, प्लांटी हमने पढ़ लिया, फंजाई भी हमने पढ़ लिया। हम एनिमेलिया पढ़ रहे हैं। एनिमेलिया में हमने पोरीफेरा पढ़ लिया, शायद पोरीफेरा तक हमने डिस्कस कर लिया। उससे आगे हम बढ़ेंगे आज। तो आगे आप हेडिंग डालो सिलेंटेट्रा। सेकंड नंबर, मतलब हमने एनिमेलिया में पोरीफेरा एक पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं सिलेंटेट्रा। सिलेंटेट्रा वर्ग के जो एनिमल होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनके कैरेक्टर क्या है, वो कौन से आवास पे पाए जाते हैं, उनका कोशिकीय आधार क्या है, कुछ चीजें हम पढ़ेंगे और कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने। तो लिखो सिलेंटेट्रा, ये हेडिंग डालो। मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, फिर आप लिखते जाओ। हेडिंग डालो, मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा रहा हूं पहले, फिर मैं उनको समझाऊंगा आपके सामने। चलो लिखो, डैश करके लिखो। इस वर्ग के जंतु जलीय होते हैं। इस वर्ग के जंतु जलीय होते हैं, यानी जल के अंदर पाए जाते हैं। फिर आगे लिखो, इनका शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का होता है। इनका शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का होता है। उत्तक स्तर का होता है, यानी देखो, हमने जो पोरीफेरा था उसमें मैंने बताया कि इनका शारीरिक स्तर कोशिकीय प्रकार का होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पोरीफेरा अपने आप में होता तो बहुकोशिकीय, लेकिन इनकी कोशिकाएं एक साथ संयुग्मित होकर उत्तक का निर्माण नहीं करती। लेकिन सिलेंटेट्रा का जो शरीर होता है वो कोशिकीय स्तर में उत्तकीय होता है। देखो, कोशिकाएं मिलके उत्तक मिलके अंग, अंग मिलके अंग तंत्र या पूरी बॉडी, यही बनाते हैं। मैंने पहले भी शायद मोबाइल से संबंधित एग्जांपल दिया था कि सरलीकरण से कॉन्जुगेटेड की ओर चीजें जाती है, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, पहले सिंपली मोबाइल आए, फिर 2G, 3G, 4G और 5G, मतलब एक बेसिकली उनका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसमें भी ऐसा होता है। सबसे निम्न वर्गीय जीव कौन से होते हैं, हम बोलेंगे पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टिग्नोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीन, निमेट हेल्मिंथीन, ऑर्थोपोडा, इकैनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा, ऐसे करके बहुत से वर्ग है। मतलब डेवलपमेंट होता जा रहा है। पहले जिनके अंदर कोशिकीय स्तर था, अगला वाला आएगा उसमें थोड़ा सा वृद्धि होगा, क्या भरोसा उसमें उत्तक आ जाए, आगे वाले में अंग आ जाए, ऐसे करके करके अपने अंदर क्या हुआ, अंग तंत्र, यानी पूरे अंगों ने मिलकर अपने बॉडी का निर्माण किया। तो इसमें आपने सेकंड पॉइंट लिखा कि इनका शारीरिक संगठन उत्तक यानी टिश्यू स्तर का होता है। आगे लिखो, इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बना होता है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक परत
जिसमें से एक परत आंतरिक, जिसमें से एक परत आंतरिक तथा एक परत बाह्य होती है। एक परत आंतरिक तथा एक परत बाह्य होती है, बाह्य। चलो आगे खड़ी पाई लगा के लिखो। सिलेंटेट्रा वर्ग की कुछ जातियां समूह में रहती हैं। समूह यानी ग्रुप। सिलेंटेट्रा वर्ग की कुछ जातियां समूह यानी ग्रुप में रहती हैं। यानी सिलेंटेट्रा वर्ग के कुछ ऐसे जीवधारु जो एक समूह में रहते, एक ग्रुप में रहते। फिर आगे इसमें लिखो जैसे कि कोरल, यानी कोरल इसका उदाहरण है। ऐसे लिखो जैसे कि कोरल, मैं लिख रहा हूं बोर्ड के ऊपर, कोरल यानी जो कोरल जाति है सिलेंटेट्रा की एक, वो समूह है यानी ग्रुप में रहती है। लिख लो और आगे लिखो। कोरल लिखा, अब नीचे वाली लाइन से शुरू करो और लिखो एवं कुछ ऐसी जातियां होती हैं जो एकाकी रहती है, जो एकाकी यानी अकेली रहती है। ऐसे लिखो एकाकी, जो एकाकी रहती है, तथा कुछ ऐसी जातियां होती है जो एकाकी यानी अकेली रहती हैं। लिख लो, उसका उदाहरण लिख लो। जैसे हाइड्रा, जैसे मैं बोर्ड के ऊपर लगा रहा हूं, जैसे हाइड्रा मैंने लिख लिया बोर्ड के ऊपर। यानी जो ग्रुप में जातियां रहती है वो है कोरल, जो अकेली या एकाकी रहती है वो है हाइड्रा। वो कौन सी है? हाइड्रा। ये कुछ चीजें थी सिलेंटेट्रा के बारे में। अब इसके उदाहरण लिख लो नीचे। उदाहरण, सिलेंटेट्रा के उदाहरण लिख लो। उदाहरण डैश करके लिखो आप। इसमें उदाहरण है समुद्री एनीमोन, यानी समुद्र के अंदर पाया जाने वाला एनीमोन, समुद्री एनीमोन। वैसे देखो कोरल भी इसका उदाहरण है, हाइड्रा भी इसका उदाहरण है। दो तो उदाहरण ये हो गए, तीसरा हो गया समुद्री एनीमोन। एक और लिख लो जेलीफिश, 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 जेलीफिश। जेलीफिश का अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एक मेडिकल के लेवल पर। नीट का यदि आप एग्जाम देते हो भविष्य में, वहां पे पूछा जाता है। जेलीफिश एक प्रकार से मछली वर्ग में आने वाला जीवधारी है या नहीं? यानी जेलीफिश क्या एक मछली है? तो वहां पे आंसर जाता है नहीं। हम क्या सोचते हैं फिश आ गया यानी मछली आ गई, नहीं। मछलियों का आगे हम वर्ग पढ़ेंगे, उसमें भी मछलियों के अलग अलग प्रकार है, लेकिन जेलीफिश अपने आप में मछली नहीं है। ये किस में आता है? सिलेंटेट्रा में। किस में आता है? सिलेंटेट्रा में। और अधिकांश लोग गलत भी करके आते, लेकिन एग्जाम्पल किसका? ये सिलेंटेट्रा। चलो यहां तक हो गया। अब हमने दो पढ़ लिए, यानी फोरिफेरा पढ़ लिया, सिलेंटेट्रा पढ़ लिया। अब तीसरा नंबर लिखो आप, प्लेटीहेल्मिन्थेस। लिखो, वो छोड़ के एक लाइन छोड़ के नई लाइन में हेडिंग डालो, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये बड़ा सा हेडिंग डालो, प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। चलो हेडिंग डाली, आगे बढ़ो। सॉरी आगे लिखो आप। इसमें लिखो आप पोरीफेरा एवं सिलेंट्रेट्रा, पोरीफेरा एवं सिलेंट्रेट्रा, पोरीफेरा एवं सिलेंट्रेट्रा, सिलेंट्रेट्रा की अपेक्षा इस वर्ग
इस वर्ग के जंतुओं की शारीरिक संरचना अधिक जटिल होती हैं तथा इनका शरीर समद्विपार्श्वचित, यहां ऐसे लिख लो आप, इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित, इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित होता है, इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित होता है, अर्थात इनके शरीर के दाएं और बाएं भाग की, अर्थात इनके शरीर के दाएं और बाएं भाग की संरचना समान होती है, तथा प्लेटीहेल्मिन्थेस वर्ग के सदस्यों का शरीर चपटा होता है, इसलिए इन्हें चपटे कर्मी भी चपटे लिखना फिर आगे लिखना कर्मी, चपटे कर्मी भी कहा जाता है। इसके ऊपर तारा लगा दो, ये पूछा जाता है अक्सर, किस वर्ग के सदस्यों को चपटे कर्मी कहा जाता है? तब आंसर जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस। चलो यहां तक लिखिए। अब आगे लिखो, इनके उदाहरण लिखो। प्लेनेरिया, पहला उदाहरण है प्लेनेरिया, और सेकंड लिखो लीवर फ्लूक, लीवर फ्लूक। इसका एक उदाहरण है प्लेनेरिया और सेकंड है लीवर फ्लूक। कैसे लिखना है लिख सकते हो, एक है प्लेनेरिया और सेकंड है लीवर फ्लूक। ये दो है इसके उदाहरण। यहां तक लिख लिया। अब देखो हम प्लेटीहेल्मिन्थेस को जहां तक मैंने लिखा है वो थोड़ा समझ लेते हैं। पहली चीज है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की जो शारीरिक संरचना होती है, जो उनका शरीर होता है, वो स्लेंटेट्रा और टीनोफोरा की अपेक्षा थोड़ा जटिल होता है। यानी इनका शरीर उत्तक स्थिर का है, लेकिन थोड़ा जटिल यानी कॉन्जुगेटेड इसलिए होता है क्योंकि इससे आगे वाले जो ग्रुप आएंगे उनमें कोशिश होती है कि उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करने की कोशिश करे। इस कारण बाकी दो जो वर्ग है उनकी तुलना में इनका शरीर क्या होता है, थोड़ा सा जटिल। फिर मैंने लिखा है ये जीवधारी अपने आप में समद्विपार्श्व सम्मित, ऐसे लिखना था, शायद ऐसा लिखा आपने। इसमें एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द्विपार्श्व सम्मित, ऐसे लिखना, द्विपार्श्व सम्मित का तात्पर्य है कि इन्हें हम किसी भी प्रकार से काटे
तो इनका शरीर अपने आप में दो समान भागों में कटेगा। इनकी ऐसी स्ट्रक्चर है। यदि मैं कह रहा हूं कोई जीवधारी ऐसा है, अब मैं इनको कहीं से भी काटूं, क्या ये दो समान भागों में कटेगा? नहीं। लेकिन प्लेटीहेल्मिंथेस के सदस्य ऐसे होते हैं, यदि हम इनको दो बराबर, इनको कहीं से भी कैसे भी काटे तो ये हमेशा दो बराबर भागों में कटेंगे, दो बराबर भागों में कटेंगे। और इनके सदस्य अधिकांश चपटे होते हैं। इस कारण हम प्लेटीहेल्मिंथेस को चपटे कर्मी कहते हैं। और इसके ऊपर तारा लगाना है। दो एग्जाम्पल है, एक है लीवर फ्लूगन और एक है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। ये था तीसरा अपना प्लेटीहेल्मिंथेस। क्या था? प्लेटीहेल्मिंथेस। अब चौथा लिखो आप नीमेटोडा। मैं यहां पे लिख रहा हूं, चौथा लिखो आप नीमेटोडा। ये भी एक वर्ग है, नीमेटोडा। ये लिखो आप, हेडिंग डालो नीमेटोडा और लिखना शुरू करो। इसमें लिखना शुरू करो, इसमें लिखना शुरू करो। नीमेटोडा वर्ग के सदस्य भी द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, लेकिन इनका शरीर चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। चपटा ना होकर बेलनाकार होता है। इनमें उत्तक पाए जाते हैं, परंतु अंग तंत्र पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। तथा निमेटोडा वर्ग के अधिकांश सदस्य परजीवी होते हैं। निमेटोडा वर्ग के अधिकांश सदस्य परजीवी होते हैं। परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में परजीवी के तौर पर ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं। और आगे इसके लिख लो उदाहरण। यहां से एक और पॉइंट लिखो आप, इन्हें गोल कृमि भी कहते हैं। और तारा लगा दो। यदि आपको पूछा जाए कि कौन से वर्ग के सदस्य है जो चपटे कर्मी कहलाते हैं, तब आंसर जाएगा प्लेटीहेल्मिंथेस। एवं कौन से वर्ग के सदस्य है जो गोल कर्मी कहलाते हैं, तब आंसर जाएगा निमेटोडा। हालांकि निमेटोडा को हम एसके हेल्मिंथेस भी बोलते हैं। हालांकि आपके एनसीईआरटी में इतना जिक्र है नहीं, इसको हम एसके हेल्मिंथेस भी कहते हैं। अब इसके लिखो उदाहरण। आप लिखो उदाहरण लिखो। इसमें पहला इसका उदाहरण है गोल कृमि। लिख लोगे, मैं जैसे लिख रहा हूं ऐसे गोल और पीछे लगाना कृमि, गोल कृमि। ये पहला एग्जांपल। सेकंड लिखो फाइलेरिया कृमि। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, सेकंड लिखो फाइलेरिया। कृमि। सेकंड लिखो
फाइलेरिया कृमि, और थर्ड लिखो पिन्न कृमि, पिन्न कृमि, पिन्न कृमि। ये मोटी मोटी सी चीजें थी निमेटोडा के बारे में। किसके बारे में? निमेटोडा के बारे में। अब आप आगे आओ, 5वां नंबर लिखो आप एनिलीडा। 5वां नंबर, अब नया हेडिंग डालो इसके अंदर। मतलब हम एनिमेलिया को विस्तार पूर्वक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, टीनोफोरा, यही पढ़ा हमने। पढ़ा पोरीफेरा, सिलेंटेट्रा, प्लेटीहेल्मिंथेस और निमेटोडा। अब हम पढ़ रहे हैं एनिलीडा। क्या पढ़ रहे हैं? एनिलीडा। तो आप हेडिंग डालो एनिलीडा। ये है 5वां नंबर हेडिंग है एनिलीडा। ये आप हेडिंग डालो और इसमें लिखना शुरू करो। इसमें आप लिखना शुरू करो। चलो लिखो इसमें, इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित, इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित तथा त्रिकोरिक, मैं बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूं। इनका शरीर द्विपार्श्व सम्मित तथा त्रिकोरिक, ऐसे लिखना, त्रिकोरिक होता है, त्रिकोरिक होता है तथा इनमें वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में, तथा इनमें वास्तविक अंग शारीरिक संरचना में पाए जाते हैं। आगे खड़ी पाई लगे, आगे लिखो, इनके जलीय सदस्य, इनके जलीय यानी जल के अंदर, इनके जलीय सदस्य लवणीय एवं अलवणीय दोनों प्रकार के जल में, लवणीय एवं अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं तथा इनमें पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, संवहन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, संवहन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। आगे लिखो, एनिलीडा वर्ग के जंतु जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं। जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं। जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं। यानी इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं। जलीय तथा स्थलीय दोनों होते हैं। चलो बोर्ड के ऊपर आओ, इसके एग्जाम्पल लिख लो। पहले आप इसके उदाहरण लिखो। एग्जाम्पल में क्या है? केंचुआ नाम सुना है, देखा होगा खेतों में। केंचुआ एनिलीडा वर्ग में आता है। फिर लिखो जोंक भी इसके अंदर आती है। फिर लिखो नेरिस भी इसके अंदर आता है। 3 एग्जाम्पल है इसके, 3 एग्जाम्पल है। एक है केंचुआ, एक है जोंक, एक है नेरिस।
नेरिस को हम बोलते हैं सोपगी, सोपगी नाम सुना, वो इसके अंदर आता है, वो इसके अंदर आता है। सिंपली बात है, द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, हाँ, त्रिकोरिक होते हैं, यानी कोशिकाओं के 3 स्तर होते हैं इसके अंदर। फिर मैंने बताया कि इनमें जो उत्तक है वो आगे बढ़कर थोड़े बहुत अंग बना रहा है, और लास्ट में तो हमने ये भी पढ़ा इसके अंदर उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है, संवन तंत्र यानी पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले तंत्र पाए जाते हैं, पाचन तंत्र, यहाँ तक कि तंत्रिका तंत्र भी इसके अंदर पाया जाता है। ये इसके कुछ सदस्य उदाहरण आपको ध्यान रखना है एनेलिडा के। अब आप आगे बढ़ो, आगे आप छठा नंबर लिखो, ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा ये एक वर्ग होता है, ये भी एक वर्ग है ऑर्थोपोडा, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक तारा भी लगा दो। ऑर्थोपोडा से अधिकांश चीजें पूछी जाती हैं। चलो ऑर्थोपोडा में लिखो, यह जंतु जगत का, यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा संघ है, तथा इसमें कुल जंतु जगत के, कुल जंतु जगत के 2/3 यानी 2/3, 2/3 जंतु पाए जाते हैं, 2/3 जंतु पाए जाते हैं, 2/3 जंतु पाए जाते हैं। यानी हम एनिमेलिया वर्ग में जितने भी संघ पढ़ेंगे, जितने भी संघ पढ़ेंगे, उसमें से सबसे बड़ा संघ होता है ऑर्थोपोडा, यानी सबसे ज्यादा जीवधारी या जंतु इसमें पाए जाते। टोटल कितने पाए जाते हैं? 2/3। यदि मैं पूरे एनिमेलिया के 100% लूं तो उसमें से 66% ऑर्थोपोडा वर्ग के सदस्य होते हैं। किसके होते हैं? ऑर्थोपोडा वर्ग के सदस्य होते हैं, जो लगभग 66% होते हैं। और इसमें अक्सर यही पूछा जाता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तब आंसर जाता है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा। चलो लिख लिया। अब आगे इसमें लिखो, इनमें भी द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। इनमें भी द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है। इनमें भी द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, और इनका शरीर खंड युक्त होता है। इनका शरीर खंड युक्त होता है, यानी अलग अलग खंडों में बंटा हुआ होता है। आगे लिखो, इसमें आगे लिखो, इनमें रक्त तंत्र पाया जाता है। इनमें रक्त तंत्र पाया जाता है, लेकिन यह रक्त तंत्र खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, तथा यह रक्त तंत्र खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें आगे लिखो, इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। अब इसमें इसके उदाहरण लिखो। उदाहरण ऑर्थोपोडा के उदाहरण लिखो। ऑर्थोपोडा में क्या कहते, देखो, तितली, जितने कीट हैं, हम जितने कीट देखते हैं वो सब किसमें पाए जाते हैं? ऑर्थोपोडा में। तो उदाहरण लिख लो, तितली, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े आदि। यानी तितली है, मक्खी है, मकड़ी है, बिच्छू है, केकड़े है, झींगा है, वो सब किसमें पाए जाते हैं? ऑर्थोपोडा में। किन में पाए जाते हैं?
ऑर्थोपोडा में। ये था ऑर्थोपोडा वर्ग। अब 7वां नंबर हेडिंग डालो मोलस्का। मोलस्का, मोलस्का। इनमें लिखो आप, इनमें लिखो इस वर्ग के, नया वर्ग हम पढ़ रहे हैं मोलस्का, इस वर्ग के सदस्य भी द्विपार्श्व सममित, इस वर्ग के सदस्य भी द्विपार्श्व सममित होते हैं, इनका शरीर ऑर्थोपोडा की तुलना में कम विखंडित होता है, इनका शरीर ऑर्थोपोडा की तुलना में कम विखंडित होता है। आगे लिखो इनके जलीय सदस्य में, यानी जल के अंदर जो पाए जाते हैं उनके, इनके जलीय सदस्यों में कवच पाया जाता है तथा इनमें खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है एवं इनमें किडनियां भी पाई जाती हैं, एवं इनमें किडनियां मतलब गुर्दे, किडनियां भी पाई जाती हैं। और इसके लिख लो उदाहरण, आप उदाहरण, एग्जाम्पल लिखो इसके। हम एग्जाम्पल में है घोंगा, शीप, ये दो आपको उदाहरण ध्यान रखें, घोंगा और शीप, ये किसके उदाहरण हैं? मोलस्का के ये है उदाहरण। ये था थोड़ा बहुत हमने आगे पढ़ा एनिमेलिया वर्ग को। लगभग कल तक हम एनिमेलिया को पूरा कर देंगे। थोड़ी टिपिकल चीजें हैं, लेकिन आप बार बार दोहराओगे तो आपको याद हो जाएगी। उदाहरण को यदि बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। चलो आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद। बढ़िया पढ़ाई करते रहो और अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखो।